उसकी आवाज में ठंडक थी। दोस्त को सच छिपाने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने स्पष्ट जवाब दिया, स्वर्गदूतों का आशीर्वाद। ये एक चमत्कार है जब दो मुख्य स्वर्गदूत किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं, या कम से कम ऐसा कहा जाता है। एल्नोर ने हल्का सा सिर हिलाया, उसके जवाब को स्वीकार करते हुए। हाँ, ये वाकई इतना मुश्किल है, इसलिए ट्रिस्टन परिवार की सारी उपलब्धियों के बावजूद हम अभी भी डर में जीते हैं। फिर उसने दोबारा उस पर अपनी नजरें टिका दी। तो बताओ, तुम हमेशा मेरे इतने करीब क्यों रहते हो? जब भी कोई मेरी हत्या की कोशिश करता है, तुम हमेशा वहां क्यों होते हो? तुम आखिर क्या साजिश रच रहे हो? दोस्त कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर आखिरकार जवाब दिया, जो चीज मैं बचाना चाहता हूं वो तुम हो। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, एल्नोर के कंधे एक पल के लिए तन गए। फिर नरम आवाज में उसने पूछा, और मैं तुम्हारे लिए क्या हूं जो तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत महसूस होती है? दोस्त ने दृढ़ता से जवाब दिया, उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बस यही। मेरे पास कोई और कारण नहीं है। एल्नोर ने एक सूखी हंसी छोड़ी, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। हाँ, मैंने सोचा था ऐसा ही कुछ, लेकिन तुम वाकई बहुत अजीब इंसान हो। दोस्त ने एक भारी आ भरी और झुंझलाहट में बड़बड़ाया, मैंने ये बात पहले भी इतनी बार कही है। मैंने उसे पूरा सच बता दिया, बिना कुछ छिपाए। उम्मीद है ये उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए काफी है। इस विचार के साथ दूर ने चुपके से अपने दिल में एक प्रार्थना की। उसी समय अकादमी के एक अन्य हिस्से में डवूड का क्लोन और एलिया एक भूमिगत कक्ष में उतरे। प्रत्येक के हाथ में लाल शराब का एक गिलास था। मंद रोशनी वाला गलियारा उनके सामने फैला था, जिसमें प्रबलित लोहे की सलाखों के पीछे कई प्रयोगात्मक राक्षस बंद थे। दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। जब वे एलिया की ओर चल रहे थे, डब्ल्यू का रवैया आज कुछ अलग लग रहा था। क्या वो मुझसे नाराज है? वो कुछ क्यों नहीं कह रहा? अब और चुप्पी सहन न कर पाने के कारण उसने चुप्पी तोड़ी। हम यहां नीचे क्यों जा रहे हैं? दोस्त उसके पीछे चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। इससे एलिया को और भी अजीब महसूस हुआ। मुझे ट्रिस्टन परिवार के बारे में और जानने के लिए उसके करीब जाना होगा, लेकिन ऐसे इंसान के साथ मैं क्या करूं? मुझे पुरुषों से निपटने का जरा भी अनुभव नहीं है। कमबख्त। अपने विचारों में डूबी हुई उसने इधर उधर देखा और भौहें चढ़ाई। ये नरक जैसी जगह क्या है? यहां तो जीवित राक्षस भरे पड़े हैं। क्या इन्हें वाकई छात्रों के प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? प्रोफेसर इतने गैरजिम्मेदार कैसे हो सकते हैं जो इन्हें इस तरह बंद रखते हैं? उसकी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट थी। तभी एक पिंजरे में बंद प्राणी की धीमी गुर्राहट ने उसका ध्यान खींचा। वो नजदीक गई, धातु के पिंजरे में झांकते हुए। ये राक्षस, ये तो मेरी उम्मीद से कहीं बड़े हैं। रुको, इन्हें बांधा क्यों नहीं गया? उसकी आवाज में संदेह घुल गया। उसी पल लोहे की सलाखों से जुड़ा एक छोटा सा उपकरण लाल रंग में चमका, और फिर धम, एक जोरदार विस्फोट हुआ। डवूड के क्लोन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, आगे बढ़कर एलिया को पकड़ा और विस्फोट से दूर छलांग लगाई। विस्फोट की ताकत ने भूमिगत हॉल में झटके भेजे, जिससे पूरा कक्ष कांप उठा। एलिया, जो अभी भी हक्की बक्की थी, खुद को डब्ल्यू के शरीर से ढका हुआ पाया। क्यों? उसने बुदबुदाया। ये मेरा काम है, दूर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। और जैसे ही ये शब्द उसके होंठों से निकले, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। हो, तुम्हारा क्या मतलब है, डब्ल्यू? एलिया ने पुकारा, लेकिन इससे पहले कि वो एक और शब्द कह पाती, हवा में एक जबरदस्त हत्या की मंशा का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके तीक्ष्ण इंद्रियां तुरंत सतर्क हो गई। विस्फोट ने कुछ पिंजरों को नष्ट कर दिया था, जिससे कई प्रयोगात्मक राक्षस आजाद हो गए। उनकी चमकती लाल आंखें जंगली भूख से जल रही थी। जब उन्होंने एलिया को निशाना बनाया, फिर भी उनकी भयावह उपस्थिति के बावजूद उसने कोई डर नहीं दिखाया। उसने नीचे हाथ बढ़ाया, मलबे से एक आवारा लोहे की छड़ उठाई। खैर, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, उसने बुदबुदाते हुए अपनी पकड़ मजबूत की। लेकिन अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। डवूड के दृष्टिकोण पर वापस। उसी पल उसके सामने एक सिस्टम अधिसूचना प्रकट हुई। मुख्य खोज, राक्षस प्रकट हो गए हैं। जल्दी से स्थिति को नियंत्रित करें। यदि हताहतों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो आपको गंभीर स्क्रिप्ट दंड का सामना करना पड़ेगा। पुरस्कार, विशेष उपकरण निर्माण सामग्री। जैसे ही उसने अधिसूचना देखी, दूर ने जरा भी देर नहीं की। वो तुरंत खड़ा हो गया। मुझे काम करना है, प्रेसिडेंट। आपको एक पुजारी ढूंढना होगा। उसके पीछे एल्नोर अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि दूर इतनी जल्दी में क्यों था। उसने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसने गंभीर चेहरा बनाते हुए उसे रोक दिया। कृपया, हमें छात्रों को बचाना होगा। यह कहकर वो सीधे तहखाने की ओर दौड़ा, रास्ते में अपने क्लोन को वापस बुलाते हुए। जैसे ही वो पहुंचा, उसकी नजरें तेजी से दृश्य पर टिकी और फिर तलवारबाज महिला पर रुकी। एलिया, वो राक्षस जो अभी अभी छूटे हैं, क्या वो सारे थे? एलिया पराजित प्राणियों के बिखरे अवशेषों के बीच खड़ी थी,
जब उसने डवाउड को आते देखा, उसने राहत की सांस ली। तुम जाग गए? शुक्र है भगवान का। उसने गहरी सांस छोड़ी और फिर बोली, लेकिन मैंने एक बड़े को फिसलने दिया। वो शायद अब पहली मंजिल पर कहीं होगा। हम अभी भी उसे रोक सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे पहले थोड़ा आराम चाहिए। बोलते समय उसका शरीर हल्का सा डगमगाया और उसे खुद को सीधा रखने के लिए हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ को कसकर पकड़ना पड़ा। हालांकि उसने सभी राक्षसों को बिना एक खरोंच के मार गिराया था। थकान स्पष्ट रूप से उस पर हावी हो रही थी। दूर की आंखें सिकुड़ी जब उसने एलिया के शब्दों पर विचार किया। वो भागा हुआ राक्षस, वो जरूर वही भालू होगा जो पहले था। मुख्य खोज अभी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर मैं असफल रहा तो दंड गंभीर होगा। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। दृश्य मुख्य भोज हॉल में बदल गया, जैसा कि डवाउड ने अनुमान लगाया था। भागा हुआ राक्षस वास्तव में वही विशाल क्रूर भालू था। उसने एक कानफाड़ू दहाड़ मारी। उसका विशाल शरीर हर कदम के साथ जमीन को हिला रहा था। उसकी खूनलाल आंखें उन भयभीत प्रथम वर्ष के छात्रों पर टिकी थी, जिनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। पीछे हटो, सब एक साथ इकट्ठा हो जाओ। समूह में से एक व्यक्ति ने तेजी से कदम उठाया। एक जादू मंत्र डाला जिसने छात्रों के चारों ओर एक चमकता हुआ जादुई गुंबद बनाकर एक सुरक्षात्मक अवरोध खड़ा कर दिया। जब तक प्रोफेसर और शूरवीर नहीं आते, डटे रहो। सुनिश्चित करो कि अवरोध न टूटे। भालू ने एक बार फिर दहाड़ मारी और भयानक बल के साथ सीधे अवरोध पर झपटा। धम! जादुई ढाल प्रभाव से बुरी तरह कांप उठी। अंदर छात्रों ने सांस रोके रखी। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। विशाल भालू ने गुस्से में दहाड़ मारी और अपने विशाल पंजों से अवरोध पर जोरदार प्रहार किया। सुरक्षात्मक ढाल पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गई, चारों दिशाओं में फैलती हुई। भोज हॉल के एक अन्य कोने से एल्नोर ने उस राक्षसी प्राणी को चिंतित होकर देखा और बुदबुदाई, अभी न तो हेडमास्टर यहां है, न ही प्रोफेसर कॉनराड। ये सुनकर उसके बगल में खड़ा पुजारी गंभीरता से सिर हिलाया। हम स्वर्गदूत के आशीर्वाद को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। उसके शब्दों ने एल्नोर के चेहरे को गुस्से से और गहरा कर दिया। तुम अपने आप को पुजारी कहते हो? यहां अभी भी छात्र है। पुजारी ने बस कंधे उचकाए। उसका रवैया पूरी तरह से उदासीन था। आप जैसी कुलीन महिला से इतने कठोर शब्द, मिस एल्नोर। हर कोई स्वर्गदूत के आशीर्वाद जैसे उन्नत अवरोध का उपयोग नहीं कर सकता। शूरवीर जल्द ही आ जाएंगे। हमें बस इंतजार करना है। यही कारण है कि मैंने शुरू में इन राक्षसों पर प्रयोग करने से रोकने की कोशिश की थी। मुझे पता था कि हमें ट्रिस्टन परिवार को इस तरह का अधिकार कभी नहीं देना चाहिए था। एल्नोर ने गुस्से में दांत पीसे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, हुश! एक धुंधली सी आकृति हवा के झोंके की तरह उनके पास से गुजरी। ये डब्ल्यू था। कोई कुछ समझ पाता। उसने दौड़ते हुए पुजारी का हार उसके गले से छीन लिया। मैं इसका ध्यान रखता हूं, दूर ने चिल्लाया। पुजारी की आंखें आश्चर्य से फैल गई जब उसने अपने अब खाली गले को पकड़ा। वो कौन था भला? तुरंत वो वापस करो। वो तो बस एक छात्र है। क्या उसे भी पता है कि स्वर्गदूत का आशीर्वाद क्या है? लेकिन डवाउन ने पुजारी की चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिना एक पल गवाए उसने अपना सेंसर निकाला और चुराए हुए हार को उसमें डाल दिया। तुरंत एक सिस्टम अधिसूचना प्रकट हुई। पवित्र अवशेष पुजारी के माला के साथ जुड़ गया। नई स्किल्स अनलॉक हुई। तपस्या, पवित्र ढाल, खतरा, जीवन घातक संकट, एक रैंक पर हताशा से बचाव सक्रिय। डवाउड को अपडेट को समझने का मुश्किल से समय मिला जब उसने एक स्लाइड में छलांग लगाई। कुशलता से विशाल भालू को चकमा देते हुए वो उस व्यक्ति की ओर बढ़ा जो अवरोध बनाए रख रहा था। वो व्यक्ति डवाउड के अचानक आने से घबरा गया। रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम भाग क्यों नहीं रहे? डवाउड ने उसकी नजरों से नजर मिलाकर दृढ़ संकल्प दिखाया। मैं हमें कुछ समय दिलाऊंगा। तुम्हें छात्रों को यहां से निकालना होगा। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए वो उस राक्षसी भालू की ओर मुड़ा जो पहले ही अपने विशाल पंजों में से एक को उठा चुका था। उसे उस पर लाने की तैयारी में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं। डवाउड ने तपस्या सक्रिय की, सभी गौण गुणों को शुद्ध शारीरिक सहन शक्ति में बदल दिया। अगला, दूर ने पवित्र ढाल सक्रिय की। उसके सामने एक चमकदार क्रॉस का प्रतीक प्रकट हुआ जो एक अंधा करने वाली रोशनी से चमक रहा था। तुरंत बाद दो जोड़ी पंखों की एक आकाशीय छवि प्रकट हुई जो उसे घेर कर एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाती थी। इस दिव्य ढाल की बदौलत विशाल भालू का शक्तिशाली प्रहार डवाउड को छू भी नहीं सका। इस दृश्य को देख रहे मेहमान हैरानी से हांफ उठे। वो स्वर्गदूत का आशीर्वाद है। एक साधारण छात्र ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? हॉल के दूसरी तरफ पुजारी अपने सिर को पकड़े हुए था, गुस्से में लगभग अपने बाल नोच रहा था। वो मूर्ख! क्या उसे इस बात का अंदाजा भी है कि एक आधिकारिक पुजारी को भी उस क्षमता का उपयोग करने के लिए अनगिनत प्रार्थनाओं से गुजरना पड़ता है? इस बीच एल्नोर ने सहज रूप से अपनी तलवार पकड़ ली थी।
मदद के लिए आगे बढ़ने को तैयार। हालांकि जिस पल उसने डवाउड को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते देखा, उसके कदम ठिठक गए। इतना कुछ होने के बाद अब मुझे आश्चर्य भी नहीं होता। मैंने गिनती खो दी है कि कितनी बार मैंने उसे अपनी असली ताकत छिपाते देखा है। एल्नोर के आंतरिक विचारों से अनजान पुजारी, जिसकी निष्ठा अब संदिग्ध थी, डवाउड को जानवर के लगातार हमलों का सामना करते देख बड़बड़ाया। वो बेवकूफ राक्षस इतने साधारण अवरोध को तोड़ने में क्यों संघर्ष कर रहा है? वो कमबख्त छात्र ही इसे बनाए हुए है। उसके शब्दों ने एल्नोर को चिढ़ा दिया। तेजी से मुड़कर उसने उस पर तंज कसा। क्या तुम वाकई प्रोफेसर हो? तुम मदद करने की भी जहमत नहीं उठा रहे, और तुम आखिर कर क्या रहे हो? एल्नोर की नजर का पीछा करते हुए एलिया आखिरकार अपने संक्षिप्त आराम के बाद पहुंच गई थी। बिना हिचकिचाहट वो आगे बढ़ी और पुजारी की गर्दन के पीछे एक तेज प्रहार किया। धड़ाम! वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। माफी चाहती हूं मैडम प्रेसिडेंट, एलिया ने बिना विचलित हुए कहा। वो आदमी हमारे लिए पूरी तरह बेकार था। हाल ही में हुई घटना को नजरअंदाज करते हुए एल्नोर ने आगे दबाव डाला। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? मैं तहखाने में बेहोश हो गई थी। मैं अभी अभी यहां ऊपर आई हूं। उस पल एलिया का शरीर बेकाबू ढंग से कांपने लगा, मानो वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी नजरें आगे की ओर मोड़ी और बुदबुदाई। अभी इसके बारे में भूल जाओ। वो लड़का डब्ल्यू, उसने वाकई स्वर्गदूत के आशीर्वाद को ऐसे ही इस्तेमाल करने की हिम्मत की। वो तो पुजारी भी नहीं है। लोग कहते हैं कि इसे हासिल करने में कम से कम 10 साल की साधना लगती है। ये आखिर कैसे मुमकिन है? उसकी आवाज में अविश्वास भरा था। इस बीच उसके बगल में खड़ी एल्नोर का चेहरा हल्का सा बदल गया। एलिया के शब्दों ने एक याद ताजा कर दी। डवाउड का वो बेपरवाह कमेंट, जब वे एक साथ पानी पीते हुए बैठे थे। पवित्र शक्ति का उपयोग केवल 10 साल बाद ही किया जा सकता है। उसका चेहरा और जटिल हो गया। एलिया ने एक नजर में ही समझ लिया कि वो क्या सोच रही थी, और आगे बोली, भले ही ये स्वर्गदूत का आशीर्वाद किसी तरह पहले से तैयार किया गया हो, फिर भी उसकी नियंत्रण क्षमता की सीमाएं होनी चाहिए। तुम्हें बहुत भाग्यशाली महसूस हो रहा होगा, है ना? वो ये सब ट्रिस्टन परिवार के लिए, तुम्हारे लिए कर रहा है, वरना उसके पास इतना आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है। एल्नोर मूर्ख नहीं थी। उसने पहले ही भांप लिया था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे शुरू से ही ये एहसास था। वो वाकई बहुत अजीब है। उसके दिमाग के छायादार संसार में ऐसा लग रहा था मानो एक हल्की सी रोशनी उभरने लगी हो। दूसरी ओर दूर ने दांत पीसे, पवित्र ढाल को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए, जबकि विशाल भालू उसे मुक्केबाजी के थैले की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अपने गुस्से को निकालते हुए उसके विशाल हाथ अथक मशीनों की तरह लहरा रहे थे, जिससे दूर के चेहरे पर पसीना बहने लगा। लेकिन उस बेचारे मूर्ख जानवर ने एक गंभीर गलती कर दी थी। वो नायक पर इतना केंद्रित था कि उसे ये नहीं पता था कि असली खतरा कौन था। हैरान भीड़ की खामोशी में एल्नोर ने अपनी तलवार खींची। फिर चांदी की रोशनी की एक चमक में वो बिजली की गति से जानवर की ओर झपटी, उसके मांस में गहरे तक काटते हुए। हमले की तीव्रता ने उस विशाल प्राणी को जमीन पर धराशायी कर दिया, फर्श को अनगिनत दरारों के साथ तोड़ते हुए। फिर भी इस विनाशकारी प्रहार के बावजूद यह राक्षस को मारने के लिए काफी नहीं था। वो दर्द से चीखा, फिर गुस्से से भड़ककर एल्नोर पर एक अजय युद्ध मशीन की तरह झपटा। उसके हर कदम से पूरा हॉल कांप रहा था। आने वाले हमले का सामना करते हुए एल्नोर ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर जैसे ही भालू झपटा, उसने अपनी मुद्रा बदली, अपनी तलवार को पीछे खींचकर बिजली की गति से आगे बढ़ाया। उसके प्रहार मशीन गन की तरह बरसे, जानवर के विशाल शरीर को बार बार छेदते हुए। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। खून से लथपथ घावों के बावजूद राक्षस रुका नहीं। वो पागलपन की हद तक आगे बढ़ा, मानो उसे किसी तरह का उत्तेजक इंजेक्शन दिया गया हो। यह देखकर एल्नोर ने तेजी से अपनी एड़ियों पर घूमकर टीआर मोंटाना नामक तकनीक का प्रदर्शन किया। उसकी तलवार ने तुरंत एक अर्धचंद्राकार ऊर्जा चाप छोड़ा, जो हवा को चीरते हुए राक्षस के शरीर में कट गया। एक पल बाद जानवर पीछे उछल गया और फिर एक विशाल विस्फोट में फट गया। यह देखकर डवाउड स्तब्ध खड़ा रह गया। वो थी ट्रिस्टन की असली तलवार कला। ये मेरी सस्ती नकल की तुलना में पूरी तरह से एक अलग स्तर पर है। रुको, कुछ ठीक नहीं था। मूल कहानी में एल्नोर को कभी भी इस तरह की घटनाओं में शामिल नहीं होना था। मानो उसकी शंका की पुष्टि करता हुआ सिस्टम ने एक नया संदेश प्रदर्शित किया। मुख्य मिशन, बिना किसी हताहत के राक्षस को हराएं। एक आश्चर्यजनक उपलब्धि। शूरवीरों के आने तक का समय 30 सेकंड। सिस्टम अधिसूचना को नजरअंदाज करते हुए डवाउड की नजर एल्नोर की ओर मुड़ी।
एक अजीब सी बेचैनी उस पर हावी हो रही थी। सभी प्रोफेसर जिन्होंने जीवित राक्षसों के प्रयोगों का समर्थन किया था, ट्रिस्टन परिवार के कट्टर समर्थक थे। अगर एल्नोर ने हस्तक्षेप किया तो इसका मतलब था कि वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही परिवार की गलतियों को स्वीकार कर रही थी। लेकिन एल्नोर को कभी भी राजनीतिक चालबाजियों की परवाह नहीं थी, तो फिर वो उनकी मदद क्यों कर रही थी? मुझे समझ नहीं आता, लेकिन पहले मुझे इस मिशन को पूरा करना होगा। इसके बारे में बाद में सोचूंगा। आगे एल्नोर ने धीरे से अपनी तलवार में डाली, हल्के से बुदबुदाते हुए, ये खत्म हो गया। लेकिन नियति के पास हमेशा अप्रत्याशित मोड़ लाने का तरीका होता है। डवाउड की आंखें अचानक डर से फैल गई और वो चिल्लाया, प्रिंसेस, आपके पीछे। उसकी नजर का पीछा करते हुए एल्नोर ने ठीक समय पर मुड़कर देखा कि राक्षसी भालू आग की लपटों के बीच से उठ रहा था। उसका विशाल कंकाल वाला हाथ सीधे उसकी ओर झूल रहा था। डवाउड का शरीर उसके दिमाग के सोचने से पहले ही हरकत में आ गया। एक पल में वो आगे झपटा, पवित्र ढाल को सक्रिय करते हुए हमले को उसके स्थान पर रोक लिया। प्रभाव विनाशकारी था। डवाउड के मुंह से खून उगल पड़ा जब बल ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। उसकी नजर धुंधली हो गई और दर्द को महसूस करने से पहले ही सब कुछ अंधेरे में डूब गया। समय बीता। जब दूर ने फिर से आंखें खोली, वो खुद को एक अस्पताल के कमरे में पड़ा पाया। उसके बगल में अचानक एक आवाज गूंजी, आखिरकार जाग गए। हाँ? ये शब्द सुनते ही दूर तुरंत उठ बैठा और उत्सुकता से पूछा, राक्षस का क्या हुआ? एल्नोर बिना अपनी किताब से नजर उठाए नीले बालों वाली महिला ने शांत स्वर में जवाब दिया, राक्षस को हरा दिया गया है। एल्नोर के बारे में वो बिल्कुल ठीक है, बेशक बाकी छात्र भी सुरक्षित है। फिर अपनी किताब को हल्के से थपथपाकर बंद करते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, मुझे मिलने आने से हैरान हो? तब जाकर डवाउड को पूरी तरह से एहसास हुआ कि वो कौन थी। एडलाइन स्वानसॉन्ग, प्रधानमंत्री, और उससे भी महत्वपूर्ण वो अमर जो 1000 साल से अधिक समय तक जीवित थी। ऐसी शख्सियत मेरे पास क्यों आएगी? दूर ने सोचा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने स्वर्गदूत के आशीर्वाद का इस्तेमाल किया? उसके उलझे हुए विचारों से बेखबर एडलाइन फिर बोली, उसकी आवाज में एक आकस्मिक लेकिन आधिकारिक स्वर था। प्रथम वर्ष के प्रदर्शन के बाद मुझे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। अब मैं यहां कुछ बुरी खबर और उससे भी बदतर खबर देने आई हूं। वो हल्के से हंसी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो डवूड को बेचैन कर रहा था। ये क्या है? उसने थके हुए स्वर में पूछा। एडलाइन का चेहरा बदल गया, कमरे का माहौल और भारी हो गया। तुमने किसी भी प्रथम वर्ष के छात्र से ज्यादा ध्यान खींचा है। कोई भी इतनी जल्दी इतनी मुसीबत में नहीं फंसा। वो थोड़ा झुकी, उसकी नजरें डवाउड पर टिक गई। और मेरे अनुभव के आधार पर यह तो बस शुरुआत है। फिर थोड़ा रुककर उसने और गंभीर स्वर में जोड़ा, अब दूसरी बुरी खबर की बात करते हैं। तुम डेमंस के बारे में क्या जानते हो? एडलाइन के सवाल का सामना करते हुए डवाउड का चेहरा असामान्य रूप से शांत रहा, मानो उस नाम का जिक्र सुनकर वो जरा भी हैरान नहीं हुआ। उसके इस रवैये ने एडलाइन को मजा आया। वो हंसी और बोली, दिलचस्प प्रतिक्रिया, डवाउड कैंपबेल। यहां तक कि प्रधानमंत्री के इस तरह की बात का जिक्र करने पर भी तुम जरा सा भी परेशान नहीं दिखते। डवाउड पूरी तरह से उदासीन दिखते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए यह बताना बुद्धिमानी होगी कि मैं वास्तव में कितना जानता हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो पता नहीं तुम किस तरह की साजिशें रचने लगोगी। साजिशें? एडलाइन ने भौं उठाकर उसके शब्दों का जवाब दिया। आह भरते हुए दूर ने अपनी झुंझलाहट व्यक्त करनी शुरू की। मैं अब तक इकलौता हूं जिसे अभी तक किसी क्लास में नियुक्त नहीं किया गया। मैं ठीक से पाठों में भी शामिल नहीं हो पा रहा। एडलाइन ने तुरंत समझ लिया कि डवाउड क्यों नाराज था। आहा, तो यही बात तुम्हें परेशान कर रही है। खैर, हाल की घटनाओं की वजह से मैं परिणामों को संभालने में व्यस्त रही हूं। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और तुरंत एक गहरी काली ऊर्जा की परत ने उन्हें घेर लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी बातचीत कोई बाहरी व्यक्ति न सुने। जब वो फिर बोली, उसका लहजा कहीं अधिक गंभीर था। पता नहीं तुमने अभी तक यह समझा या नहीं, लेकिन इस समय सत्ताधारी शक्तियों का हमारे समाज पर उतना नियंत्रण नहीं है जितना पहले था। यह उनके लिए बहुत बुरा समय है। वे प्रतिभाशाली लोगों को भर्ती करने के लिए कुछ भी करेंगे, यहां तक कि उन्हें सीधे नरक से भी खींच लेंगे। यह सुनकर दूड, जिसने अनगिनत गेम्स खेलने का अनुभव लिया, तुरंत समझ गया कि वो किस ओर इशारा कर रही थी। बिना हिचकिचाहट उसने आगे कहा, कबीलाई गठबंधनों का तख्तापलट, पवित्र साम्राज्य का पुनर्गठन और यहां तक कि सिंहासन के उत्तराधिकारी की लड़ाई, क्या यह सब उसी की वजह से नहीं हो रहा? यह सत्ता के संघर्ष ही हाल में सामने आ रही हर चीज की जड़ है। एडलाइन की आंखें डवाउड के इतने स्पष्ट विश्लेषण पर हल्की सी चौड़ी हो गई। हालांकि उसने जल्द ही सहमति में सिर हिलाया, तुम बिल्कुल सही हो। इस समय गोल्डन ट्रायंगल शायद पड़ोसी देशों का एक शांतिपूर्ण समूह दिखता हो, लेकिन उस मुखौटे के पीछे एक सर्वव्यापी युद्ध चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जो प्रतिभा हासिल करने के लिए लड़ा जा रहा है।
ज्यादातर छात्रों को इसकी कोई परवाह नहीं होगी। दूर ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल, इस वजह से पूरा महाद्वीप इसके प्रभाव महसूस कर रहा है, जिन भी चीजों में मैं शामिल रहा हूं। उन्होंने शायद पहले ही उनका ध्यान खींच लिया होगा, और फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने एक भी कदम नहीं उठाया। यह तर्कसंगत नहीं है जब तक कि कोई जानबूझकर जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर रहा। एडलाइन पहले ही डवाउड की राजनीतिक जागरूकता से हैरान थी, लेकिन उसे इतनी स्पष्टता से यह व्यक्त करते सुनकर वो और भी ज्यादा उत्सुक हो गई। एडलाइन के दिमाग में चल रहे विचारों से अनजान डवाउड ने आगे कहा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं अभी उनका ध्यान आकर्षित करता हूं तो यह बेहद खतरनाक होगा। एडलाइन का जवाब बर्फ की तरह ठंडा था। हां, दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे ही उसके शब्द अंतरिक्ष में गूंजे, उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। पलक झपकते ही दृश्य बदल गया। उनके नीचे एक विशाल शहर फैला हुआ था, जो आग की लपटों में घिरा था। अनगिनत घर आग की चपेट में थे। फिर एडलाइन ने एक कागज का टुकड़ा निकाला, जिस पर एक अपरिचित लेकिन भयावह प्रतीक था। उसने इसे ऊपर उठाया और पूछा, क्या तुम इस मुहर को पहचानते हो? इसलिए मैंने तुमसे डेमन्स के बारे में पूछा। उसके सामने दूर के लिए इस निशान को न पहचानना असंभव था। यह प्यूरीफायर्स की मुहर है। प्यूरीफायर्स एक गुप्त पंथ था जो राक्षसी देवताओं की पूजा करता था, छाया में काम करता था। उनका एकमात्र उद्देश्य था डेमन लॉर्ड्स को बुलाना और इस दुनिया का विनाश करना। एल्नोर पर असफल हत्या का प्रयास, भागे हुए राक्षस की घटना, दोनों पर संदेह था कि ये उनके कारनामे थे। दोनों हाउस ट्रिस्टन के खिलाफ सीधे हमले थे, और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे तीसरी बार हमला नहीं करेंगे। एडलाइन ने शांत स्वर में बोला, लेकिन डवाउड अभी भी उलझन में। आखिरकार अपना सवाल पूछ ही लिया, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? सीधे जवाब देने के बजाय रहस्यमयी प्रोफेसर ने बस एक काला कार्ड निकाला जिस पर सफेद निशान बने थे, और उसे डवाउड को सौंप दिया। मैं बता नहीं सकती कि क्यों, लेकिन मुझे तुम्हें यह लेने की जरूरत है। डवाउड ने हाथ बढ़ाकर कार्ड लिया और तुरंत पहचान लिया कि यह क्या था। अंतरआयामी चाबी, एक ऐसा खजाना जो सभी नियमों को तोड़ता है, जो किसी अन्य दुनिया में प्रवेश द्वार खोल सकता है। एडलाइन के दृष्टिकोण पर वापस उसने डवाउड की कार्ड के प्रति आश्चर्य या जिज्ञासा की कमी को देखा। इसने केवल उसकी शंकाओं की पुष्टि की। तुम्हारे चेहरे के भाव से लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि यह क्या है ना? इसे सुरक्षित रखो और मुझे दिखाओ कि तुम कितना आगे जा सकते हो। अगर मैं जो देखूंगी उससे संतुष्ट हुई तो शायद मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और उपहार हो। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और उनके चारों ओर का अंधेरा स्थान हट गया। उनका परिवेश सामान्य हो गया। दूर ने तुरंत उसे आश्वासन दिया कि वो उनकी बातचीत के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा। जब वो अपने लिए चाय का प्याला डाल रही थी, एडलाइन को अचानक कुछ याद आया और उसने लापरवाही से पूछा, वैसे योद्धा उम्मीदवार और हाउस ट्रिस्टन की युवा महिला के साथ चीजें कैसी चल रही है? उसके लहजे में कुछ ऐसा था, एक छिपा हुआ अर्थ जो दूर समझ नहीं पाया, लेकिन ये उसके चेहरे को झुंझलाहट में सिकोड़ने के लिए काफी था। हम ठीक है, उसने जवाब दिया, हालांकि उसे समझ नहीं आया कि वो ये क्यों पूछ रही थी। एडलाइन हंसी, मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसे ही रहोगे। मुझे चिंता करने की कोई वजह क्यों होगी? दूर ने उत्सुकता से पूछा। एडलाइन ने एक डरावनी खुशी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आंखें खुशी से लगभग बंद हो गई। बेशक है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो दुनिया फिर से खत्म हो जाएगी। दुनिया हमेशा विनाश के कगार पर क्यों रहती है? दूर ने झुंझलाहट में चिल्लाकर कहा। इस बीच एडलाइन उसकी प्रतिक्रिया पर खुलकर हंस पड़ी। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हें पता है, किसी भी तरह इस पूरी योजना का अंतिम उद्देश्य आप तीनों के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। उसने ये आखिरी विचार अपने तक ही रखा। समय जल्दी बीत गया। जैसे ही दूर ने अपने हाथ में काले कार्ड को देखा, उसने एक गहरी सांस छोड़ी। हफ, सर्वनाश, हाँ, इसके बारे में बाद में सोचूंगा। लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे ऐसा कुछ देगी। ये तो एक ऐसी वस्तु थी जो खिलाड़ियों को कभी नहीं मिल सकती थी। मुख्य कहानी में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। उसके सीने में एक बेचैनी सी छा गई। इस पर और विचार करने से पहले पीछे से एक परिचित आवाज गूंजी, अरे, तुम यहां हो। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, दूर कैंपबेल। ये प्रोफेसर कॉनराड थे। ये सुनकर दूर ने सिर घुमाया और जवाब दिया, आप मुझे ढूंढ रहे थे, प्रोफेसर? क्यों? क्या हो रहा है? बोलते हुए उसने जल्दी से काले कार्ड को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। इस बीच कॉनराड, जो अच्छी तरह जानते थे कि डवाउड अपनी बिना नियुक्ति वाली क्लास की स्थिति को लेकर चिंतित था, इस मामले को खत्म करने आए थे। हालांकि तुम्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी क्लास में रखा नहीं गया है। मैं तुम्हें पाठों से यूं ही गायब नहीं होने दे सकता। तो ये एक अस्थायी नियुक्ति है। कल से तुम इन लोगों के साथ पढ़ाई करोगे। ये कहकर उन्होंने एक कागज का टुकड़ा डवाउड की ओर उछाला। कागज पर एक नजर डालते ही डवाउड की आंखें हैरानी से फैल गई। उसका दिल लगभग रुक गया
जब उसने कागज पर लिखे नामों को पढ़ा, दो लोग जिनसे वो हर कीमत पर बचना चाहता था। पहला, क्लास प्रेसिडेंट एलनोरिस लैट्रिस्टन, और दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट एलिया क्रिक्सिनैक्स। डवाउड के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना छलक आया जब वो उस सूची को घूर रहा था। सर्वनाश आ रहा है, उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। समय तेजी से बीता और दृश्य एक कक्षा में बदल गया। इस समय शिक्षक का व्याख्यान पूरे कमरे में गूंज रहा था। और यही कारण है कि तलवार को किसी भी स्थिति में एक मूलभूत हथियार माना जा सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन उन मामलों का क्या जहां हमें कुछ सीमाओं का सामना करना पड़ता है? शिक्षक ने चौक को ब्लैक बोर्ड पर ठटकाते हुए कहा। हालांकि इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते, एक आवाज ने उन्हें बीच में रोका। प्रोफेसर, मेरा एक सवाल है। आवाज एलनोर की थी। उसे सुनते ही शिक्षक उसकी ओर मुड़े और सिर हिलाया। हाँ, बोलो मिस ट्रिस्टन। एलनोर ने बिना हिचकिचाहट के सीधे मुद्दे पर आ गई। क्या आपको नहीं लगता कि आप सिद्धांत पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि यह जानकारी वास्तविक युद्ध में खास उपयोगी है। लड़ाई में एक अत्यधिक कुशल शूरवीर भी दूरस्थ हथियारों से मात खा सकता है, जब तक आपका इरादा तलवारबाजों को उनकी क्षमताओं के शिखर तक प्रशिक्षित करने का नहीं है। मुझे लगता है कि आपको रेंज कॉम्बैट या थ्रोइंग स्किल्स जैसे तकनीकों पर अधिक जोर देना चाहिए, ताकि किसी की समग्र लड़ाई क्षमता को निखारा जा सके। शिक्षक एक पल के लिए हिचकिचाए। उनका चेहरा थोड़ा असहज दिखा, मानो वे एलनोर से डर गए हों। खैर, यह निश्चित रूप से एक उचित बात है, उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि पास ही बैठी क्लास वाइस प्रेसिडेंट एलिया स्पष्ट रूप से सहमत नहीं थी। मुझे असहमति जतानी होगी, एलिया ने दृढ़ता से कहा। मुझे लगता है कि प्रोफेसर बिल्कुल वही पढ़ा रहे हैं जो उन्हें पढ़ाना चाहिए। जब तक एक तलवारबाज अपने परिवेश का ठीक से उपयोग कर सकता है, वे आने वाली तीरों या प्रक्षेप्य हथियारों को पूरी तरह से रोक सकते हैं। और अगर दुश्मन नजदीक आता है, तो हम निहत्थे खड़े नहीं रहेंगे। एलनोर ने एलिया को अपनी बात पूरी करने नहीं दी। उसने तुरंत एक तीखा सवाल दागा। तो अगर इलाका तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो दूरी को कम करने के लिए तुम क्या करने वाली हो? एलिया ने सवाल सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ी। उसका लहजा चिढ़ भरा हो गया। क्या यही कारण नहीं है कि हम यहां हैं, लड़ाई की तकनीकों पर व्याख्यान में भाग लेने के लिए? यह सुनकर एलनोर की आवाज में व्यंग्य का पुट आ गया। मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम सिद्धांत और वास्तविकता के बीच का अंतर तो पता होगा ना। चीजों को समझाना प्रोफेसर का काम है। अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्हें यहां जबरदस्ती लाया गया है, तो कम से कम चुप रहो और दूसरों को परेशान करना बंद करो। एलिया पीछे हटने वाली नहीं थी। इस तरफ एलनोर का चेहरा स्पष्ट रूप से गुस्से से और गहरा हो गया। जबरदस्ती यहां होना, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूप में हमारे प्रिय छात्रों को मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है, उसने तीखे स्वर में कहा। यह सुनकर एलिया ने दांत पीसे। तो कम से कम प्रोफेसर के व्याख्यान को इस तरह बाधित करना बंद करो। क्या तुम इतनी बेताब हो ध्यान खींचने के लिए? इस बीच डवाउड, जो खुद को दो सुंदरियों के इस तीखे विवाद में फंसा पाया, सिर पकड़कर एक कोने में सिकुड़ गया, ये उम्मीद करते हुए कि वो इस तकरार में न घसीटा जाए। और ये सिर्फ वो नहीं था, प्रोफेसर भी हिल गए थे, कमरे में बढ़ते तनाव से स्पष्ट रूप से अभिभूत। आखिरकार उन्होंने जल्दबाजी में आज के पाठ को समाप्त करने का फैसला किया। आज के लिए बस इतना ही, सब लोग। क्लास खत्म। लेकिन क्लास खत्म होने के बावजूद एलनोर और एलिया के बीच की जंग जारी रही। एलनोर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मुझे मत बताओ कि तुम वाकई इतनी मूर्ख हो कि इन हास्यास्पद सैद्धांतिक रणनीतियों को असल युद्ध में काम करने वाला मानती हो। कम से कम वे तुम्हारे बेकार की बकवास सुनने से ज्यादा उपयोगी है। एलिया ने तुरंत जवाब दिया। उसका लहजा निराशा से भरा था। यह अविश्वसनीय है, एक योद्धा उम्मीदवार जो रचनात्मक सलाह और स्पष्ट अपमान के बीच का अंतर भी नहीं समझ सकती। एलनोर ने पलटकर जवाब दिया। इस बिंदु पर डवाउड के पास स्थिति को शांत करने की कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। निराशा भरी आह भरते हुए उसने बोलना शुरू किया। क्या हम बस व्याख्यान पर वापस आ सकते हैं? यह सुनकर एलिया ने अपनी मुट्ठी भींची, फिर विजयी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मैंने यह राउंड जीत लिया। मुझे पता था कि दूर मेरा पक्ष लेगा। उसके बगल में क्लास प्रेसिडेंट एलनोर ने नाराजगी में फुफकारते हुए अपने हाथ बांधे और अपनी सीट पर ढेर हो गई। बस इस बार ज्यादा घमंड मत करो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर प्रोफेसर की ओर मुड़ी। आप अब जारी रख सकते हैं, सर। क्लास के सामने प्रोफेसर इतने घबराए हुए थे कि उन्हें डर से अपनी खोपड़ी में झंझनाहट महसूस हो रही थी। हाँ, मुझे लगता है, क्यों ना हम बस कुछ स्वाध्ययन करें, उन्होंने हकलाते हुए कहा। इस बीच दूड केवल मन ही मन आह भर सकता था। ये दोनों कुछ समय से ऐसे ही थी और उनकी वजह से अब सभी की नजरें उस पर थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक योद्धा उम्मीदवार और ट्रिस्टन परिवार के बीच फंस गया हूं। खैर, जो भी हो, मैं बस अपने काम पर ध्यान दूंगा। इस विचार के साथ
उसने अपना ध्यान वापस अपनी सिस्टम स्क्रीन पर केंद्रित किया। उसी पल एलनोर का उसके प्रति विश्वास स्तर लेवल 5 ट्रस्ट से बदलकर लेवल 1 फेवरेबिलिटी हो गया था। एक पुरस्कार अब दावा करने के लिए तैयार था। ओह बढ़िया, दूड ने जल्दी से जांच की कि उसे क्या पुरस्कार मिला। सिस्टम स्क्रीन ने जानकारी प्रदर्शित की। बेसिक ट्रिस्टन तलवारबाजी प्रभावशीलता 58%। तलवार उस्तादों की प्रतिष्ठित वंशावली की तलवारबाजी। ये तकनीक उपयोगकर्ता को किसी भी हथियार को असाधारण कुशलता के साथ चलाने की अनुमति देती है। बुनियादी गहरी सांस लेने की तकनीक, एक सांस लेने की विधि जो शारीरिक सहन शक्ति और स्टैमिना को चरम तक बढ़ाती है। यह कौशल ट्रिस्टन की तलवारबाजी के प्रभाव को और भी बढ़ाता है। इसे देखकर डाउड ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, ये दोनों कौशल एक दूसरे के पूरक हैं, जो शारीरिक उन्नति को मजबूत करते हैं। ये शायद सबसे प्रभावी क्षमता संयोजनों में से एक हो सकता है। इन दोनों कौशलों का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति एलनोर थी। उसे अंतिम बॉस माना जाने का कारण उसकी 1 से 4 युद्ध तकनीक में असाधारण महारत थी, जो उसे बाकियों से अलग करती थी। इसके बारे में सोचते हुए डाउड ने अपनी नजर एलिया के स्टेटस स्क्रीन की ओर मोड़ी। एलिया क्रिक्सेक्स जिज्ञासा स्तर 5, दाई ओर इशारा करने वाला तीर रुचि स्तर 1, इनाम दावा करने के लिए तैयार। नया कौशल प्राप्त हुआ, डेविल्स लॉ रैंकी। अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने आसपास के नेक स्वभाव वाले लोगों को चुनौती दें। निम्नलिखित व्यक्ति आपके एक अनुरोध को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। अपने सहयोगियों को पास रखें और अपने दुश्मनों को और भी करीब। आपका नेक व्यक्तियों पर जितना अधिक प्रभाव होगा, उतने ही बड़े इनाम मिलेंगे। यदि आप अच्छाई की मौजूदगी को कम कर सकते हैं, तो आपको और भी बड़ा इनाम मिल सकता है। इस रहस्यमय कौशल विवरण को पढ़कर ड्वाउड ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये आखिर मतलब क्या है? क्या मुझे अच्छे लोगों को बुरा बनाकर इनाम प्राप्त करना है? उसने अपने आप से सोचा। दृश्य परिवर्तन, एक घना जंगल। समय तेजी से बीता और दृश्य एक हरे भरे जंगल में बदल गया, जहां ड्वूड की कक्षा एकत्र हुई थी। जैसे ही छात्र इकट्ठा हुए, प्रोफेसर कॉनराड की गूंजती हुई आवाज खाली जगह में गूंजी। आपका स्वागत है छोटे चूजों, उन्होंने चिल्लाकर कहा। यह है सर्वाइवल 101। इस कोर्स में हम उन आवश्यक जीवित रहने के कौशलों को निखारेंगे जिनकी आपको जरूरत होगी। अगर आप किसी काल कोहरी या प्राचीन खंडहर में मरना नहीं चाहते, तो अपने कान साफ करें और ध्यान से सुने। उनकी आवाज में एक अधिकारपूर्ण वजन था। उन्होंने आगे कहा, आज का आपका कार्य सरल है। जंगल में जाएं और कुछ ऐसा लाएं जो मुझे रोचक लगे। आपके पास 10 मिनट है, अब चलें। इस कार्य के जवाब में एक छात्र ने हाथ उठाकर पूछा, प्रोफेसर, क्या कोई ग्रेडिंग मानदंड नहीं? यह सुनकर प्रोफेसर कॉनराड बस मुस्कुराए और सिर हिलाया। नहीं, यह पूरी तरह से व्यक्तिपरक है। छात्र परिषद अध्यक्ष और मैं जज होंगे, तो शुभकामनाएं। सामने से छात्र स्वाभाविक रूप से इस अस्पष्ट और मनमाने ग्रेडिंग सिस्टम से खुश नहीं थे। तुरंत कुछ विरोध की आवाजें गूंजी। यह पूरी तरह से अनुचित है, प्रोफेसर। लेकिन कॉनराड का अपने फैसले को बदलने का कोई इरादा नहीं था। वास्तव में उन्होंने कक्षा की ओर मुड़कर और तेज आवाज में उन्हें आगे बढ़ने का आग्रह किया। जिंदगी अनुभव के बारे में है, छोटे चूजों। आपके पास शुरू होने से पहले 5 मिनट बचे हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर छात्रों ने समूह बनाना शुरू किया और इस बारे में चर्चा की कि उन्हें अपने अप्रत्याशित प्रोफेसर को प्रभावित करने के लिए क्या ढूंढना चाहिए। जबकि अन्य व्यस्तता से रणनीति बना रहे थे, डूड एक तरफ खड़ा रहा, खोया हुआ और उस कौशल के बारे में सोच रहा था जो उसने अभी प्राप्त किया था। अपने सहयोगियों को पास रखें और अपने दुश्मनों को और भी करीब। इसका आखिर मतलब क्या है? और मैं अच्छे लोगों को बुरा कैसे बनाऊं? जैसे ही वो सोच में डूबा था, इससे पहले कि वो कोई जवाब ढूंढ पाता, एलिया अचानक उसके पास आई। ड्वूड, क्या तुम मेरे साथ टीम बनाना चाहोगे? उसने पूछा। उसका अचानक निमंत्रण उसे चौंका गया। क्या तुम्हें अपने दोस्तों के साथ नहीं होना चाहिए? उसने पूछा। अरे चलो ना, तुम और मैं भी तो दोस्त हैं, है ना? साथ में काम क्यों नहीं करते? एलिया ने हंसमुख अंदाज में कहा। हालांकि ड्वूड ने मन ही मन आ भरी। नायक की पार्टी में शामिल होना? कतई नहीं। ये तो बस बाधा बनने की मांग करना है। उसने चुपके से खुद को ये याद दिलाया, अपनी प्रतिक्रिया की कमी को देखते हुए। एलिया एक पल के लिए झिझकी, अपनी उंगलियों से छेड़छाड़ करते हुए फिर नरम स्वर में दोबारा पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? क्या तुम आज ठीक महसूस नहीं कर रहे? ड्वूड का चेहरा ठंडा रहा और उसने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, नहीं, बस इतना कि हम इतने करीब नहीं हैं। उसके शब्दों ने तुरंत एलिया की चमकती मुस्कान को कठोर कर दिया और धीरे धीरे वह मुरझा गई। फिर शायद निराशा में वो बस मुड़ी और चली गई। क्या बात है? ठीक है, फिर उसने बुदबुदाया। पास ही नहीं, एक निश्चित पुजारी ने इस आदान प्रदान को देखा था। एलिया के उदास चेहरे को देखकर वो अपनी दोस्त के लिए थोड़ी चिंता महसूस किए बिना न रह सकी। जैसे ही ड्वूड ने एलिया की ओर हल्की नजर डाली, वो सोचने से खुद को रोक न सका।
शायद ये थोड़ा ज्यादा कठोर था। वो परेशान दिख रही है। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, एक अप्रत्याशित परेशानियां पहुंची। एक लंबे बालों वाला छात्र आगे बढ़ा, उसका नाम पुकारते हुए, ड्रूड कैंपबेल। तुम्हारा योद्धा उम्मीदवार के साथ आखिर क्या रिश्ता है? उसका नाम सुनकर ड्रूड ने ऊपर देखा और जल्दी से सामने खड़े व्यक्ति के विवरण को याद किया। टालियन अरंड, कक्षा में दूसरा सबसे अच्छा छात्र, ठीक एलिया के बाद। बाद में वो चैप्टर 1 में एक मध्य बॉस बन जाएगा। उसकी क्या समस्या है? ड्रूड ने सोचा, फिर साधारण ढंग से जवाब दिया, हम बस एक दूसरे को थोड़ा जानते हैं। उन शब्दों पर टालियन का चेहरा हल्का सा गहरा गया, उसकी आवाज ठंडी हो गई। तुम्हारे द्वंद्व के परिणाम के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं, तुम उसे अपनी गंदगी में क्यों घसीटते रहते हो? उस पल ड्रूड के सामने एक अधिसूचना उभरी, डेमन्स लॉ रैंक की। तुम्हारी प्रतिष्ठा के कारण एक नेक व्यक्ति तुम्हारे प्रभाव में आ गया है। इसे पढ़कर ड्रूड की आंखें चमकी। तो ये ऐसा काम करता है, मुझे बस उनकी त्वचा के नीचे उतरना है। उसका दिमाग तेजी से स्थिति का विश्लेषण करने लगा। उसने कहा कि वो बाद में मध्य बॉस बनेगा, शायद मैं उसका फायदा उठा सकता हूं और साथ ही डेमन्स लॉ को सक्रिय कर सकता हूं। ड्रूड की चालबाजी से अनजान टालियन ने अपने दांत भींचे और आगे बढ़ा। मुझे सच बताओ, वो द्वंद्व, वो तो तय था, है ना? तुम मुझसे छिपा नहीं सकते। तुरंत जवाब देने के बजाय ड्रूड धीरे से खड़ा हुआ और टालियन के कान के पास झुककर रहस्यमय लहजे में फुसफुसाया। हां, ये तय था, उसने बुदबुदाया। फिर थोड़ा रुकने के बाद उसने जोड़ा, या ये सिर्फ वही है जो तुम विश्वास करना चाहते हो? उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और उसने जारी रखा, जब तुमने उसे एक आसान झटके से ढहते देखा, तब तुम्हें आखिरकार आप दोनों के बीच का अंतर समझ आया, है ना? टालियन की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गई, उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। फिर जैसे कि ड्रूड को सबक सिखाना चाहता हो, सुनहरे बालों वाले टालियन ने प्रस्ताव रखा, तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? चलो इस असाइनमेंट में कौन ज्यादा स्कोर करता है, इस पर दाव लगाते हैं। तुम क्या कहते हो? ड्रूड के लिए यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे वो मना नहीं कर सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्वीकार कर लिया। मेरे लिए ठीक है, बढ़िया। इस बीच प्रोफेसर कॉनराड के डेस्क पर, जहां छात्र परिषद की अध्यक्ष एल्नोर उनके बगल में खड़ी थी, प्रोफेसर को कुछ नजर आया और उन्होंने बोलना शुरू किया। हाय छात्र परिषद की अध्यक्ष, क्या मैंने तुमसे छात्रों के ग्रेडिंग में मदद करने के लिए नहीं कहा था? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसमें थोड़ा मनमाना व्यवहार कर रही हो? यह सुनकर तलवारबाज एल्नोर ने बस कंधे उचकाए और जवाब दिया, मैं शुरू से ही इस बारे में गंभीर रही हूं। उनके लापरवाह जवाब ने प्रोफेसर को भ्रम में डालते हुए उनकी आंखें सिकुड़ गई। ओह वाकई? तो फिर यह समझाओ, ड्रूड कैंपबेल को परफेक्ट स्कोर क्यों मिला है जब उसने अभी तक अपना असाइनमेंट जमा भी नहीं किया है? क्योंकि वो इसके हकदार है, एल्नोर ने जवाब दिया, लापरवाही से अपनी नजरें हटाते हुए, जैसे कि वो कॉनराड के साथ सीधा आंखों का संपर्क टाल रही हो। बेशक कॉनराड इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनकी आवाज अविश्वास में ऊंची हो गई। तुमने अभी क्या कहा? अब स्पष्ट रूप से नाराज एल्नोर ने उन्हें तिरछी नजर से देखा और जवाब दिया, ऐसा लगता है कि आपको मेरे ग्रेडिंग के तरीके से खुशी नहीं है। क्या बात है? कॉनराड ने तंज कसा और कहा कि वो एक पल के लिए उनकी जगह पर खुद को रखे। इसके जवाब में एल्नोर ने तुरंत पलटवार किया, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा उसे देखें और खुद समझें कि वो परफेक्ट स्कोर का हकदार क्यों है। मैं अभी वापस आती हूं। इतना कहकर छात्र परिषद की अध्यक्ष ने एड़ी घुमाई, स्पष्ट रूप से जाने का इरादा रखते हुए। लेकिन प्रोफेसर कॉनराड उसे इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने दृढ़ता से उसका कंधा पकड़ा और उसे वापस खींच लिया। रुकिए जरा, मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, एल्नोर। उनके सामने एल्नोर ने थकी हुई सांस ली और ऊब भरे स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मैं बस नहीं चाहती कि वो योद्धा उम्मीदवार के साथ अकेली रहे। उनके बीच कुछ हो सकता है। कृपया मुझे उनके पास जाकर देखने दें। उनके शब्दों का जवाब कॉनराड ने दृढ़ता से दिया। उनकी आवाज में अंतिमता का भाव था। भले ही मैं तुम्हें इसमें शामिल होने की अनुमति न दूं, मैं तुम्हें पूरी तरह से बाहर कर सकता हूं। इसके बारे में क्या कहती हो? यह सुनकर यहां तक कि खलनायिका एल्नोर भी अवाक रह गई। फिर दृश्य पुजारी की ओर मुड़ा, जो एलिया की करीबी दोस्त थी। उस पल वो चिंतित चेहरे के साथ एलिया को देख रही थी। वो आज कुछ अलग लग रही है। पुजारी की नजरों का पीछा करते हुए एलिया उस समय राक्षसों के साथ तीव्र उत्साह के साथ लड़ रही थी, जैसे कि वो अपनी सारी निराशा को उन पर निकाल रही हो। पास ही एक भारी भरकम लाल बालों वाले व्यक्ति ने सांस छोड़ते हुए टिप्पणी की, सारे सबसे मजबूत राक्षस यहां इकट्ठा हो रहे हैं, क्या पास में कुछ खास हो सकता है? जवाब में एक सुनहरे बालों वाले तीरंदाज ने सिर हिलाया और समझाया, तुमने सही अनुमान लगाया। ये एक दुर्लभ खनिज जमा है। अगर हम कुछ रत्न पकड़ सके तो हमें कम स्कोर मिलने से बच सकते हैं। यह सुनकर चश्मा पहने हुए भूरे बालों वाले व्यक्ति ने जिम्मेदारी संभाली और निर्देश दिया, ठीक है, अब शिकार बंद करो। लूका,
मेरी मदद करो इन खनिजों को हटाने में। इस बीच एलिया के अंदर का उथल पुथल और तेज होता जा रहा था, जिसके कारण वह अपने सारे गुस्से को राक्षसों पर उतार रही थी। हर मुक्के के साथ एक भेड़िया हवा में उछल रहा था और अधिक उल्लेखनीय रूप से उसके सीने के केंद्र में एक गहरे बैंगनी रंग की चमक इकट्ठा होती दिख रही थी। इसे केवल उसके पीछे खड़ी पुजारी ही महसूस कर सकती थी और यह उसे बेचैन कर रहा था। अंधेरे का रंग, भावनाओं का बोझ, मैं ये सब देख सकती हूं। वो बाहर से इसे नहीं दिखा रही, लेकिन वो निश्चित रूप से गुस्से में है, ये महसूस करते हुए कि वो इसे और जारी नहीं रहने दे सकती। पुजारी ने बोलना शुरू किया, हाय एलिया, तुम हाल में कैसी रही हो? उसकी आवाज सुनकर एलिया ने जल्दी से अपनी तलखी छिपाई और जवाब देने के लिए मुड़ी। हाल में वाकई में कुछ खास नहीं। उसके जवाब के बावजूद पुजारी ने अपनी चिंता छिपा नहीं सकी और आगे पूछा, फिर भी अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मैं मदद कर सकती हूं। लेकिन एलिया ने तुरंत उसे टाल दिया। तुम बात क्या कर रही हो? कुछ गलत नहीं है। उसके पीछे पुजारिन को स्थिति को संभालने में मुश्किल हो रही थी। वो ऐसा कह रही है, लेकिन मुझे चिंता है कि उसकी भावनाएं उसके निर्णय को धुंधला न कर दें। अपने मन में सोचते हुए उसने थोड़ा और जोर देने का फैसला किया, मुझे पता है कि कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ एलिया एक पेड़ के नीचे बैठ गई और एक आह भरी स्वीकार करते हुए, क्या ये इतना स्पष्ट है? मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, टेसा। स्थिति को तुरंत समझते हुए पुजारिन टेसा ने पूछा, ड्रूड कैंपेल, वो तुमसे दूरी बनाए रखता है और तुम बस उससे दोस्ती करना चाहती हो। उसके बगल में एलिया ने थोड़े निराश भाव से जवाब दिया, हाल ही में हमने इतना कुछ एक साथ अनुभव किया है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच ऐसी दीवार होनी चाहिए। यह सुनकर टेसा ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अपनी शंकाएं व्यक्त की, क्या होगा अगर यही ड्रूड का असली इरादा न हो? एलिया ने तुरंत उसकी ओर देखा, आंखें सिकुड़ गई। उसका असली इरादा नहीं? तुम्हारा मतलब क्या है? अपनी बात स्पष्ट करते हुए टेरेसा ने समझाया, वो बस एक छोटे निर्धन परिवार का लड़का है, वहीं तुम एक योद्धा उम्मीदवार हो। अगर लोग तुम्हें उसके साथ देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी गपशप होगी। यह सुनकर एलिया का छोटा सा चेहरा थोड़ा आश्चर्य में बदल गया और उसने थोड़े घबराहट के साथ पूछा, क्या वो इस तरह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है? इस सवाल का जवाब टेसा को खुद पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन अभी के लिए उसने एलिया को आश्वस्त करने के लिए सहमति जताने का फैसला किया। हाँ, सही, वो शायद चिंतित है कि वो तुम्हें अनावश्यक परेशानी में डाल सकता है, लेकिन एक बार उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी, वो निश्चित रूप से तुम्हें एक महत्वपूर्ण दोस्त के रूप में देखेगा। वो वाकई ऐसा सोचता है। एलिया ने अपने ठोड़ी को रगड़ते हुए विचार में डूबकर खुद से बुदबुदाया। इस बीच ड्रूड की बात करें, वो इस समय अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। टैलियन के हमलों से बचते हुए उसके चारों ओर अनगिनत अधिसूचना संदेश एक के बाद एक उभर रहे थे। टैलियन का गुस्सा अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। तुमने उसे पूरी तरह अपमानित कर दिया है। तुम्हारा नकारात्मक प्रभाव स्थायी हो गया है। तुमने राक्षस के नियम को सक्रिय किया है और एक डिक्री पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके पीछे टैलियन ने अपनी भाला कसकर पकड़ा और पूरी गति से आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था और वह चिल्लाया, तुम हरामी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें कबाब की तरह भून दूंगा। इतना कहकर उसने अपने दांत पीसे और अपनी भाला को मशीन गन की गति से आगे बढ़ाया, जिससे ड्रूड का सिर डर से सिहर उठा। अपने जबड़े को कसते हुए ड्रूड ने अपनी आखिरी औंस ऊर्जा अपनी टांगों में डाल दी, अपनी गति को पूरी तरह से सीमा तक बढ़ा दिया। टैलियन के लिए ड्रूड का केवल भागना और जवाबी हमला न करना उसके गुस्से को और भड़का रहा था। भागना बंद करो, मर्द की तरह मुझसे लड़ो। तुम हमेशा अंतिम प्रहार क्यों छीन लेते हो जब मैंने सारा नुकसान किया होता है? यह सुनकर ड्रूड अचानक रुक गया, पीछे मुड़ा और अपना हाथ उठाया। रुको, ठहरो। उसके शब्दों ने टैलियन के शरीर को एक पल के लिए सहज रूप से स्थिर कर दिया, नायक के अगले शब्दों का इंतजार करते हुए। लेकिन एक बार फिर वो पूरी तरह से निराश हो गया जब दवूद ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, तो लूट को 50/50 में बांटना चाहते हो? दवूद के तिल मिलाने वाले चेहरे को देखकर टैलियन को लगा जैसे वह अपनी सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक पहुंच गया हो। धीरे धीरे उसने अपने भाले को फेंकने की मुद्रा में पीछे खींचा और अपनी जादुई शक्ति को इसके सिरे में प्रवाहित किया। भाले के सिरे के चारों ओर बिजली की चिंगारियां जोर-शोर से चटकने लगी, शक्ति से उबलती हुई। फिर बिना एक पल की हिचकिचाहट के टैलियन ने अपनी सारी ताकत अपनी बाह में डाल दी और भाले को जबरदस्त बल के साथ फेंक दिया। यह हवा में बिजली की तरह काटता हुआ भयानक गति से दवूद की ओर उड़ा। हालांकि यह कुछ मीटर भी नहीं जा पाया था कि अचानक एक तलवार हवा में चली, भाले से टकराई और उसे साफ साफ 2 हिस्सों में काट दिया। टैलियन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। दवूद भी भागना पूरी तरह भूल गया और आश्चर्य से मुड़कर देखने लगा कि हस्तक्षेप करने वाला कौन था। वहां कोई और नहीं बल्कि एलिया खड़ी थी।
मेरे दोस्त पर हाथ मत उठाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। टैलियन के लिए एलिया का प्रकट होना उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर गया। फिर उसने उसका अभिवादन किया। एलिया, कितने समय बाद मिले। शायद उन राक्षसों के भागने के बाद यह हमारी पहली मुलाकात है। उसके दोस्ताना अभिवादन के जवाब में एलिया एक पल में आगे बढ़ी, अपनी तलवार टैलियन की गर्दन पर रखते हुए और ठंडे स्वर में सुधार करते हुए। गलत। यह तब से पहली बार है जब तुम मुझसे हारे थे। पास में खड़े दवूद को घबराहट में पसीना छूटने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, ये औरत आखिर कहां से टपक पड़ी। टैलियन के दृष्टिकोण से जैसे ही उसने अपनी गले के इतने करीब तेज धार वाली तलवार को देखा, उसने जबरदस्ती एक अटपटी हंसी निकाली। हाँ, तुम्हें फिर से देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन एलिया को बेकार की सौजन्यता में कोई रुचि नहीं थी। इसके बजाय वो सीधे मुद्दे पर आई और मांग की, तुम अभी दवूद के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मत कहना कि तुम उसे परेशान कर रहे थे। नहीं एलिया, मैं बस। टैलियन हकलाया, लेकिन तलवारबाज औरत को उसके बहानों के लिए कोई धैर्य नहीं था। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसने तेजी से उसकी टांगे जमीन से उखाड़ दी, जिससे वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। फिर उसने अपना पैर मजबूती से उसकी छाती पर रखा, अपनी तलवार सीधे उसके चेहरे की ओर तानी और चेतावनी दी, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। उसके नीचे टैलियन इतना डर गया था कि वो लगभग घबरा गया। मैं समझ गया, लेकिन तुम उसका बचाव क्यों करती रहती हो? तुम जितनी कुशल हो, तुम्हें। वो उससे तर्क करना चाहता था, लेकिन एलिया ने उसे मौका नहीं दिया। उसने तुरंत उसे रोक दिया। मैं किसे दोस्त चुनती हूं, यह तुम्हारा सरोकार नहीं। मुझे उन लोगों से नफरत है जो खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और फिर गुस्सा हो जाते हैं जब वे लोग उनसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन वो हम सबको धोखा दे रहा है, टैलियन चिल्लाया। हालांकि एलिया ने केवल सिर हिलाया। वो हमें सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। वो वैसा क्रूर, अनुचित व्यक्ति नहीं है जैसा तुम सोचते हो। दवूद वैसा नहीं है। फिर उसकी नजरें तेज हो गई जब उसने जोड़ा, या तुम फिर से एक ही झटके में ढेर होना चाहते हो जैसे पिछले बार। उस वाक्य ने टैलियन में कुछ जगा दिया। मैं मर सकता था। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, उसके शरीर के हर बाल खड़े हो गए। उसकी लड़ने की आखिरी चिंगारी भी पूरी तरह से बुझ गई। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने दवूद की ओर मुड़ा, अपने घुटनों पर गिर पड़ा और सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो दवूद, मैं फिर कभी तुम्हारे पास बिना इजाजत के नहीं आऊंगा। इस तरफ टैलियन को हार मानते देख एलिया को आखिरकार राहत मिली। उसने शांति से अपनी तलवार में डाल दी और फिर कहा, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करो। इतना कहकर वो ठंडे स्वर में मुड़ी और चली गई, उतनी ही अचानक जितनी अचानक वह आई थी। इससे दवूद गहरे विचारों में खो गया। जैसा कि एक योद्धा उम्मीदवार से अपेक्षित था, वो वाकई लोगों को सबक सिखाने में माहिर है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वो अब भी मुझे दोस्त मानती है। अभी के लिए शायद हम दोस्त हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। रुकिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे अभी भी वापस जाकर अपने असाइनमेंट के लिए अंक लेने हैं। समय तेजी से बीता और देर दोपहर तक हमारा नायक कंधे पर एक बोरी लटकाए हुए कैंपस की ओर लौट रहा था, प्रोफेसर कॉनराड को अपने परिणाम सौंपने के लिए तैयार। हालांकि अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले टेरेसा अचानक उसके रास्ते में आ गई। रुकिए दवूद, हम पहले मिल चुके हैं, है ना? मैं टेरेसा हूं। दवूद ने तुरंत उसे पहचान लिया और सिर हिलाया। तुम एलिया की दोस्त हो, मुझे अब याद आया। बोलते समय उसने मन ही मन एक आह भरी। चाहे मूल कहानी में हो या अब, वो हमेशा बातचीत को लंबा खींचती है। दवूद के विचारों से अनजान टेरेसा सीधे मुद्दे पर आई। हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यह थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन एलिया के बारे में। वो अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गई। उसे एहसास हुआ कि दवूद पहले ही आगे बढ़ चुका था। मुझे पहले अपने अंक लेने हैं, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। ओह ठीक है, टेरेसा ने जवाब दिया, जब वो उसकी आकृति को दूरी में गायब होते देख रही थी। वो अपने चेहरे पर चिंता को छिपा नहीं सकी। उसने एलिया को टैलियन से लड़ने के लिए उकसाया। आमतौर पर वो पहले बातों से चीजें सुलझाने की कोशिश करती, तलवार तुरंत नहीं निकालती। दवूद, तुम ही असली समस्या हो। दवूद के दृष्टिकोण पर वापस। जिस क्षण वो निर्धारित रिपोर्टिंग क्षेत्र में पहुंचा, वो सामने के दृश्य से तुरंत अभिभूत हो गया। जमीन टेढ़ी मेढ़ी दरारों में फट गई थी और इस सब के बीच में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट एलनोर जमीन पर पड़ी थी, बाहें क्रॉस किए हुए, बिना हड़ुले, जैसे कोई मरी हुई मछली। दवूद ने अविश्वास में आंखें झपकाई और फिर बुदबुदाया, यहां आखिर हुआ क्या है? प्रोफेसर कॉनराड पूरी तरह से नाराज दिखते हुए ने तुनक कर जवाब दिया। उस बेवकूफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने जंगल में जाने की जिद की, तो मैंने कहा कि उसे पहले मुझसे पार पाना होगा। मैं जीत गया। फिर उसने अभी भी बिना हिले डुले पड़ी एलनोर की ओर देखा और चिढ़ाया, लेकिन तुम बेहतर हो गई हो। अरे, क्या तुम सारा दिन मरे होने का नाटक करने वाली हो? कॉनराड मुस्कुराया। इस बीच दवूद मन ही मन चिल्ला रहा था,
ये स्कूल पूरी तरह से पागल है, बस उसे सजा दे दो। ये सोचते हुए भी उसने तुरंत अपना सबसे हंसमुख चेहरा लगाया। हाँ, मैं यहां अपने अंक लेने आया हूं। उसके शब्दों ने प्रोफेसर कॉनराड को उसके विचारों से बाहर निकाला। ओह हाँ, हम अभी भी क्लास में हैं, है ना? जब कॉनराड ने दवूद का संग्रह चेक किया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वाह, तुम इतना कैसे लाए? पूरा श्रेय लेने से कभी नहीं हिचकने वाला दवूद ने लापरवाही से हाथ हिलाया। ओह, ये कुछ भी नहीं था। मैंने बस समय लिया ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मैंने सबसे अच्छी सामग्री चुनी। बोरी में झांकते हुए कॉनराड को रंग बिरंगे खनिजों की एक श्रृंखला मिली। उनकी चमक प्रकाश को पकड़ रही थी। कॉनराड ने स्वीकृति में सिर हिलाया। इन सामग्रियों के साथ ये एकदम सही है, तुम पहले स्थान पर हो। फिर एक जानकार मुस्कान के साथ उन्होंने जोड़ा, मुझे यकीन है कि अगर तुम इन्हें पर्सी को उपहार में दोगे तो उसे ये बहुत पसंद आएंगे। तुम्हारा पहले से ही उसके साथ एक इच्छा समझौता है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर उसके साथ कुछ अंक स्कोर किए जाएं? ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, दवूद ने जवाब दिया, बोरी को बांधते हुए। उसी समय टेरेसा, यह देखकर कि दवूद ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली थी, धीरे धीरे उसके पास आई। हाय, तुम्हारा काम हो गया? उसने पूछा। दवूद के जवाब देने से पहले प्रोफेसर कॉनराड खड़े हुए और दोनों को संबोधित किया। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, क्लास खत्म हो गई है, लेकिन टेरेसा, उसका ध्यान रखना। ठीक है, हाँ सर, टेरेसा ने तुरंत जवाब दिया। फिर वो गंभीर चेहरा लिए दवूद की ओर मुड़ी। दवूद, कृपया एलिया का ध्यान रखना, लेकिन उसके साथ ज्यादा अच्छा मत बनना। दवूद ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारा मतलब क्या है? हर बार जब वो तुम्हारे बारे में बात करती है वो अपनी सारी समझ खो देती है। मुझे चिंता है कि भविष्य में चीजें और खराब हो सकती है। ये सुनकर दवूद केवल एक अटपटी मुस्कान निकाल सका। चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं और भी घबरा रहा हूं। मन ही मन आह भरते हुए उसने हाथ हिलाया। ठीक है, चिंता मत करो टेरेसा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। तुम्हें करना ही चाहिए, टेरेसा ने धीरे से बुदबुदाया। अगर तुम अभी भी जीवित रहना चाहते हो। उसे शायद इसका एहसास न हो, लेकिन मुझे है। अगर तुमने एक गलत कदम उठाया तो एलिया सीमा लांघ सकती है। इस भारी विचार के साथ टेरेसा मुड़ी और अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके एल्नोर को ठीक करने लगी। समय तेजी से बीता और दृश्य जादू विभाग में बदल गया। इस समय दवूद वहां मौजूद था। प्रोफेसर पर्सी से मिलने और अपनी मांग रखने के लिए इंतजार कर रहा था। उसके सामने प्रोफेसर अपनी चाय आराम से पी रही थी। जब उन्होंने एक भौं तान कर पूछा, तुम अपनी इच्छा का उपयोग इतनी जल्दी करना चाहते हो? इतनी जल्दी? हाँ, मुझे जादू की देवी से कुछ चाहिए, दवूद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह सुनकर पर्सी ने और सवाल किया, तुम और इंतजार नहीं कर सकते? दवूद ने जवाब दिया कि केवल पर्सी को ही उसकी मांग पूरी करने के लिए काम नहीं करना है। हालांकि पर्सी ने पलटकर कहा, खैर, अगर तुम अपनी इच्छा का उपयोग ही नहीं करोगे तो किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अनावश्यक तकरार को एक तरफ रखते हुए दवूद यहां बिना सोचे समझे नहीं आया था। उसका एक उद्देश्य था, उसे आने वाले घटनाओं के लिए तैयार रहना था। प्यूरिफायर के खिलाफ आगामी युद्ध में जीवित रहने के लिए उसे हर उस चीज की जरूरत थी जो वो हासिल कर सकता था। दवूद के असली इरादों से अनजान पर्सी ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, मुझे प्रधानमंत्री एडलान से आदेश मिले हैं कि तुम्हारी यथासंभव मदद की जाए। जब तक इसका उपयोग किसी अनुचित कार्य के लिए नहीं किया जाता, मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगी। तो तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनकर दवूद ने सहज रूप से कठिनाई से निकला। उसका दिमाग प्रोफेसर कॉनराड की कक्षा में पहले मिले पुरस्कारों की ओर चला गया। तुम्हें एलिया से पुरस्कार मिला है, 500 अंक। तुमने एक मैलेवोलेंस का बीज प्राप्त किया है। तुम इसे अंक दुकान में एक विशेष क्षमता के लिए बदल सकते हो। उपलब्ध क्षमताओं की सूची अपडेट कर दी गई है। एलिया क्रिक्सनैक्स एक बार नकारात्मक सील। तुम एक बार मैलेवोलेंस के नियम का उपयोग कर सकते हो। टैलिन आर्मांडेट एक बार नकारात्मक सील। तुम एक बार मैलेवोलेंस के नियम का उपयोग कर सकते हो। इन विशेष क्षमताओं के प्रभाव किसी भी सामान्य वस्तु से कहीं अधिक थे। अभी के लिए यह पर्याप्त था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ तैयार करना बाकी था। दवूद कैम्पबेल प्यूरिफायर के व्यापक हमलों का सामना करने के लिए कहीं बहुत कमजोर था, इसलिए उसे इसकी जरूरत थी। इस विचार के साथ डूड ने अपनी ठुड्डी सहलाई और अंततः अपनी मांग को आवाज दी, मुझे एक तोप चाहिए, एक ऐसी तोप जो इस पूरे अकादमी को चूर चूर कर सके। दूसरी तरफ प्रोफेसर पर्सी ड्वाउड की मांग सुनकर पूरी तरह से हतप्रभ रह गई। उनका चेहरा अविश्वास में जम गया और वे मरी हुई मछली की तरह निर्जन आंखों से उसे घूरने लगी। कुछ सेकंड बाद वे अंततः हकीकत में लौटीं। वे अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और जोर से बोली, ड्वाउड, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी चीज बनाना एक बात है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल कहां करने की योजना बना रहे हो? यह सुनकर ड्वाउड समझ गया कि पर्सी गुस्से से फट पड़ने वाली है, इसलिए बिना एक पल गवाए उसने तुरंत अनुबंध निकाला और उसे उनके सामने रख दिया। ठहरिए प्रोफेसर, समझौते में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको किसी भी उचित मांग को पूरा करना होगा।
इतनी छोटी सी बात जादू विभाग की प्रमुख के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पर्सी की भौहें उसके शब्दों पर तंग गई। उन्होंने दस्तावेज को घूरा और फिर निराशा भरी आह भरी। तुम चाहते हो कि मैं एक हथियार बनाऊं? यह कोई सामान्य मांग नहीं है, लेकिन ड्वाउट दबाव बनाए रखा। वादा तो वादा होता है ना? मैं इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करने वाला। बस कुछ ऐसा है जिसे मुझे एक ही झटके में नष्ट करना है, वरना चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। यही वजह है कि मैं और भी चिंतित हूं। तुम बेवकूफ। पर्सी उस पर चिल्लाई। लेकिन फिर जैसे कि एडलांस के आदेशों को याद करते हुए उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी। ठीक है, मान लेती हूं कि तुम्हारे पास अपने कारण है, और चूंकि तुमने हाल के उन राक्षस घटनाओं में मदद की थी, मैं तुम्हारे लिए वो कमीने तोप बना दूंगी, डूड कैंपबेल। हाँ, धन्यवाद प्रोफेसर पर्सी, ड्वाउड ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। किसी कारण से प्रोफेसर ने धीमे स्वर में बुदबुदाया। अविश्वसनीय। न केवल तुम्हारे पास अपने हरे में 4 लड़कियां हैं, बल्कि तुम लोगों को यह भी विश्वास दिलाते हो कि तुम दुनिया को बचाने जा रहे हो। हरेम, ड्वाउड ने उत्सुकता से अपनी भौं उठाई। पर्सी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वे जम गई। एक पल बाद उनका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और वे उस पर बरस पड़ी। अरे, मेरे दिमाग को क्या हो गया है? तुमसे बात करने मात्र से मेरा ध्यान भटक रहा है। यह सब तुम्हारी गलती है, डूड। यह सारी हताशा एक निर्विवाद सत्य से उपजी थी। प्रोफेसर पर्सी डिस्टन लेवेंटाइन पहले से ही 30 साल की थी और अभी तक अविवाहित थी। ईमानदारी से किसी भी महिला के लिए यह काफी चिंताजनक संख्या थी। वापस डूड की ओर। प्रोफेसर को ऐसी घबराहट में देखकर उसने जल्दी से उन्हें शांत करने की कोशिश की। कृपया एक गहरी सांस ले। मेरी इच्छा में अभी एक और मांग बाकी है। आपने एलिया और मुझे भी वादा किया था कि हम प्रत्येक भ्रम तिजोरी से एक वस्तु ले सकते हैं। क्या मैं अब अपनी वस्तु ले सकता हूं? समय तेजी से बीता। अब ड्वाउड गलियारे में चल रहा था, अपने अगले कदमों पर विचार कर रहा था। ठीक है, मैंने तोप बनाने की अनुमति हासिल कर ली है। अब मुझे बस सामग्री इकट्ठा करने की जरूरत है। मैं उन सभी को अंतर्विश्व कुंजी का उपयोग करके इकट्ठा कर सकता हूं। ऐसा लगता है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। तभी आगे एक नारंगी बालों वाला व्यक्ति, जो कुलीन की तरह कपड़े पहने था और एक छड़ी पकड़े हुए था, ने अचानक उसे पुकारा। अरे छोटे, तुम डूड कैंपबेल हो, है ना? अपना नाम सुनकर ड्वाउड ने सिर उठाया और जवाब दिया, हाँ, मैं वही हूं। दूसरी तरफ अनजान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां तुमसे मिलना कितना संयोग है। मेरा नाम गाल्डियर रिवरबैक है। मैं प्यूरिफाइज चैरिटी फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करता हूं। डूड का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद बहने लगी। उसने तुरंत इस व्यक्ति को पहचान लिया। क्या मजाक है? वो फाउंडेशन तो बस मनी लॉन्ड्रिंग का एक मोहरा है। गाल्डियर रिवरबैक इस आर्क का अंतिम बॉस है, जिसे प्यूरिफायर के नाम से भी जाना जाता है। वह रेडफायर का नेता है। इस बात से अनजान के ड्वाउड उसकी पहचान पहले ही भाप चुका था। गाल्डियर ने मुस्कुराते हुए उसे एक बिजनेस कार्ड थमाया। मैंने तुम्हारे बारे में काफी अफवाहें सुनी हैं। तुमने अकेले ही एक उन्मादी राक्षस को भागने से रोका था, है ना? यह कोई साधारण व्यक्ति बिना असाधारण साहस या असामान्य कौशल के नहीं कर सकता। मैं प्रभावित हूं। जब भी मुझे तुम जैसे उल्लेखनीय छात्र मिलते हैं, मैं हमेशा सोचता हूं कि उनका भविष्य कैसा होगा। मैं तुम्हारे साथ कभी डिनर करना चाहूंगा। क्या तुम खाली हो? मैं वाकई तुमसे बात करना चाहता हूं। इस आर्क के मुख्य बॉस से समय बर्बाद नहीं करना चाहते हुए डूड ने जल्दी से बात टाल दी। मुझे लगता है कि हम अभी काफी बात कर चुके हैं। यह कहकर उसने मन ही मन स्थिति का विश्लेषण किया। यह बिल्कुल मूल कहानी की तरह है। इस व्यक्ति को एलिया से संपर्क करना था और उसे परेशान करना था, मुझसे नहीं। तो फिर वो मेरे पास क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कमीना सिस्टम वाकई मुझे मुख्य पात्र मान रहा है? नहीं, यह असंभव है। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता, उतना ही उलझन में पड़ता गया। आखिरकार उसने सिर खुजलाया और बुदबुदाया, मैं इस बारे में सोचूंगा। दूसरी तरफ गाल्डियर ने इसे हाथ समझ लिया और जाने के लिए मुड़ा। 3 दिन बाद ट्वाइलाइट आई में मुझसे मिलो। मैं इंतजार करूंगा। यह देखकर कि यह कमीना अपने आप सब कुछ तय कर रहा है, डूड ने मन ही मन इसके 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोसा। अरे, मैंने कहा था कि मैं सोचूंगा। कमबख्त। निराश होकर उसने अपने हाथ में चमकते बिजनेस कार्ड पर नजर डाली। उसकी सुनहरी चमक इतनी तेज थी कि उसकी आंखें लगभग जल गई। अरे, मेरी आंखें, ये क्या बला है? ठीक है, ठीक है, मैं जाऊंगा। ठीक है। नायक ने अपने दिल में एक लंबी आह भरी। वास्तव में इस घटना से बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसा कि पहले था, सब कुछ या तो पहले से निर्धारित था या नहीं। वो क्या कर सकता था, वो क्या जानता था, क्या नहीं जानता था, और इसमें शामिल सभी जोखिम। अगर वो सब कुछ ध्यान से सोचता तो प्यूरिफायर को हराना असंभव नहीं था। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आया कि उसे एलिया की जगह ये सब क्यों करना पड़ रहा है। शायद उसने शुरू से ही कहानी की दिशा बिगाड़ दी थी। बहरहाल
उसे पहले वर्तमान पर ध्यान देना था, बाकी सब इंतजार कर सकता था। यह सोचकर ड्वार्ड ने गालियर के साथ अपनी आगामी मुलाकात के लिए कुछ स्वास्थ्य बीमा तैयार करने का फैसला किया। एक निश्चित कमरे के बाहर खड़े होकर ड्वार्ड ने दांत भींचे। उसका कांपता हुआ हाथ दरवाजा खटखटाने के लिए उठा। एल्नोर, क्या तुम वहां हो? परिचित आवाज सुनकर छात्र परिषद की अध्यक्ष एल्नोर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और जवाब दिया, ड्वार्ड, तुम यहां क्या कर रहे हो? एक पल के लिए हिचकिचाते हुए ड्वार्ड ने अट्टे ढंग से कहा, ओह, बाहर आने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक छोटा सा उपकार चाहिए। तो 3 दिन बाद क्या तुम खाली हो? उसी समय एल्नोर की सहायिका भी कमरे में थी, जोर जोर से शिकायत कर रही थी, किताबें समय पर लौटाओ। अध्यक्ष, तुमने तो एक भी किताब नहीं पढ़ी।